Assalamualaikum. Welcome to Geo everybody. Pakistan, presented to you by 7up. How's And everybody? I'm Huma, and this one is Abdullah. How are you, Abdullah? I'm good. How are you? ज़रा एंड के रोज़े होते हैं ना, तो मैं सोच रहा था कि हमारे दस्तखानों की रौनक थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाती हैं। वो लवाज़मात जो होते हैं ना, वो शुरू में ज़रा नखरे ज़्यादा उठाए जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम महंगाई का अगर थोड़ा सा तस्करा करें तो आपको बताना ज़रूरी है कि अनप्रेसिडेंटेड इस वक्त सूरत हाल है। बाज़ार में आप चले जाएँ, जिस चीज़ का रेट पूछें ऐसे रेट बता रहे हैं दुकानदार के आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक गरीब आदमी या इवन मिडिल क्लास आदमी किस तरह से ये चीज़ें अफोर्ड कर सकता है। हुमा 500 से जायद फ़ी किलो मुर्गी का, 500 रुपए फ़ी किलो मुर्गी का गोश्त आप इमेजिन कर सकती हैं? यानी गोश्त तो वैसे है, रेड मीट तो आप वैसे ही नहीं ले सकते, वो कितना महंगा है। और मुर्गी एक चीज़ थी जो कि खा सकती थी गरीब आवाम, अब वो भी इतनी महंगी हो गई है कि उसको भी 10 बार सोचना पड़ता है कि वो खाएं या ना खाएं। और फिर आप बाकी चीज़ों की भी देख लें, प्राइसेस हर चीज़ महंगी है। कुछ तो हमें बहैसियत एक मुसलमान मुल्क जहाँ हम अपने यहाँ पे बसने पे बड़ा फ़ख्र करते हैं, कुछ तो ख्याल करना चाहिए। मतलब है कि रमज़ान आए तो हम फलों सब्जियों की कीमतें बढ़ा दें, ईद आए तो ईद पे आपको पता है एक ट्रेंड है कि हर शख्स जिसने सारा साल गोश्त नहीं भी खाया होता वो कोशिश करता है कि चलो मुर्गी की एक बिरयानी तो बना ले। लेकिन इससे पहले जो आपने बात स्टार्ट की है ना कि मतलब ये मुसलमान मुल्क है एंड ऑल, ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू हैव दैट कन्वर्सेशन, क्योंकि इस बात को मतलब अगर अब हम अभी भी नहीं सीख रहे और अपना मुआवजा आप ज़रा अपना कंपैरिजन करें बाकी मुल्कों से, मतलब वेस्ट में जो मुल्क हैं जब वो देखते हैं ना कि हमारे यहाँ रमज़ान आया हुआ है, मुसलमानों का रमज़ान स्टार्ट हो गया, तो वो स्लैश डाउन कर देते हैं प्राइसेस। वो पूरे अपने स्टोर्स के कॉर्नर्स ऐसे बना देते हैं जिनके ऊपर रमज़ान ऑफर्स डील्स देते हैं वो कि आप सस्ती चीज़ें लेके जाएं टोटल एज अपोज टू हमारे यहाँ क्या होता है। इसलिए ये कॉन्वर्सेशन क्या करना, और कौन सुन रहा है इधर की चीज़ें ठीक हो। वज़ीर आज़म ने आवाम की आवाज़ सुनने की कोशिश तो की, आवाज़ सुनने की 2 घंटे तक लाइव कॉल्स भी लिए, लेकिन ऐसे ये इस पे जो है ना एक सख्त एक्शन होना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर ईद में भी हम हर घर में कोशिश ना कर सकें कि जो उनका दिल चाहेगा वो पका के खा लें, तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं, और फिर हम किस चीज़ की हुक्मरानी हमारी और क्या हमारे। फिर लगता है कि अगर वज़ीर आज़म आप भी ना कर सकें इन चीज़ों को कंट्रोल, तो फिर हम किधर देखें, किसकी तरफ देखें। ऑब्वियसली दुआ तो हम कर ही रहे हैं कि चीज़ें सारी इन कंट्रोल हो जाएं, बट इफ़ देयर इज़ नोबडी हु कैन एक्चुअली डू इट, तो फिर हम किससे दुआ करें। हम आगे बढ़ेंगे और एक बात जो हमारे दिल से बड़ी करीब है, और मुस्लिम ममालिक अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करा रहे हैं, लेकिन क्या मजम्मतें काफ़ी हैं, क्या इससे काम बन जाएगा, लेकिन या फिर मज़ीद ग्लोबल सतह पे इस बारे में बात को उजागर करने के लिए कुछ करना होगा सबको मिलकर। बिल्कुल जी, आपको बताएं मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में क़िबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा पर इजरायली फ़ौज के हमलों के बाद गज़ा और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की सूरत हाल फिर बिगड़ गई है। कुछ हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, और काफ़ी दिनों से ये सोशल मीडिया पे ये बात जो है विजुअल्स के साथ वायरल हुई है। इजराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ वहशियाना कार्रवाइयाँ हर साल की तरह इस रमज़ान भी जारी हैं। फ़लस्तीनी अवाम कुर्बानियों की नई मिसालें पेश कर रहे हैं। गज़ा पर इजराइल की 130 मकामात पर वहशियाना बमबारी से बच्चों समेत 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, और शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों में 9 बच्चे भी शामिल हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने आलमी बरादरी से मदद की अपील कर दी, साथ ही फ़लस्तीन में ईद की तकरीबात भी मनसूख कर दी हैं। OIC के मुस्तकिल मंदूबीन का इजलास आज होगा। फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती जो है वो बेदखल करने के मामले पर गौर किया जाएगा, और पाकिस्तान ने भी इजरायली मुजालिम की मज़म्मत की है और आलमी बरादरी से इजरायली मुजालिम बंद कराने की अपील की है। 127 के करीब लोग जख्मी हो चुके हैं, 20 के लगभग अमवात हो चुकी हैं। निहत्ते लोगों पर, नमाजियों पर 27वीं की रात इबादत के लिए, और फिर आप कहते हैं इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के कवायद हैं, ज़वाबित हैं। निहत्ते लोग कर रहे क्या है, इबादत मस्जिद में, और उस पर हैंड ग्रेनेड्स फेंके गए, जनाब उन पर लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ, एरियल अटैक हुआ, रबर बुलेट्स फायर की गई। दिस इज अगेंस्ट एनी नॉर्म।
हाल ही में खलीजी ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया है। इसराइल की ताज़ा दहशतगर्दी के बाद अरब इसराइल ताल्लुकात में भी नया मोड़ आने का इम्कान है। मसला फ़लस्तीन पर मुसलमान ममालिक का मौक़िफ़ तो वाज़ेह रहा है, अलबत्ता मगरबी ममालिक इस मामले में खामोश रहकर इसराइल के जुर्म में बराबर के शरीक हो रहे हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। फ़लस्तीन में जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा। परेशान हैं, ख़ासतौर पर मुसलमान बहुत परेशान हैं, लेकिन करना क्या है इस बारे में? दुनिया की खामोशी के हवाले से आप क्या कहेंगे? दुनिया आगे कब बोली है किसी ऐसे मसले में जब ह्यूमन राइट्स का मामला हो, इंसानियत का हो? जब ये फेल हुई थी ना लीग ऑफ नेशंस, तो उस वक्त ये ख्याल था कि जब यूएन का चार्टर बन रहा था कि उससे सबक सीखा जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से सबक सही नहीं सीखा गया। जो पावर थी पहले वो थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, वो सारी ताकत ट्रांसफर हो गई 5 परमानेंट मेंबर्स में। अब जब तक वो 5 परमानेंट मेंबर्स एक यक ज़बान ना हो तो ना तो कश्मीर पे बोलेंगे ना वो फ़लस्तीन पे बोलेंगे। इसलिए जो मुख्तलिफ इदारे हैं, अरब लीग है, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है या अहम ममालिक हैं, वो प्रेशर डालेंगे या अमेरिका प्रेशर डाले अपने मफाद में। ये अगर कोई यूनाइटेड नेशंस पे ये तवक्को बांधे बैठा है तो मुश्किल है। हाँ, जहाँ तक दुनिया का मीडिया है उसमें खुशकिस्मती से कश्मीर की आवाज़ भी आती है और फ़लस्तीन की भी आवाज़ आती है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि तमाम नेशन स्टेट्स जो हैं वो अपने कौमी मफाद में काम करती हैं, किसी आला दर्जे के प्रिंसिपल्स पे नहीं चलती। वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम उम्मा है, खुर्शीद साहब आपसे वो जानना चाहेंगे। मुस्लिम ममालिक की अगर बात कर लें, और ज़ाहिर है कि इसमें बड़े ताकतवर मुल्क भी शामिल हैं जिनके पास बड़े वसाइल भी हैं, एटमी ताकत वाला मुल्क भी शामिल है। अब ये सब मजम्मत तो करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं है और कोई हालात बेहतर होते नहीं हैं, फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आती नहीं है। तो क्या बस ये रिवायती मजम्मतें हैं और कोई डेलिबरेटली सब मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होकर इस सिलसिले में कोई काविश करें तो शायद उसका कोई नतीजा निकल सके, या फिर नहीं? नहीं, ये दोनों ही हैं इस वक्त। और ये देख लीजिए, आज का दौर जो है वो उन ममालिक के लिए है जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी तालीम में इन्वेस्टमेंट की है। और जो मुल्क हमसे पीछे थे, आप पाकिस्तान को ही देखें, हमसे 40-50 साल पहले पीछे थे, बहुत आगे निकल गए हैं। जनूबी कोरिया देख लें, हमसे बहुत पीछे था, हमारा इकोनॉमिक मॉडल स्टडी करता था। आज वो कहाँ और हम कहाँ। उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों में की, तालीम में की, साइंस और टेक्नोलॉजी में की। जब तक आप साइंस टेक्नोलॉजी में नहीं जाएंगे आप नहीं मुकाबला कर सकेंगे दुनिया की दीगर ताकतों का। आज मामला है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी एक तो मिलिट्री होती है और दूसरी आजकल उससे भी बड़ी है इकोनॉमिक पावर। तो जिनके पास इकोनॉमिक पावर है उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है। इस लिहाज से सऊदी अरब और यूएई के पास तो आजकल बहुत इकोनॉमिक पावर है, लेकिन उनकी डिपेंडेंस अभी तक रही है मिलिट्री की प्रोटेक्शन वेस्टर्न स्टेट्स, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर उनकी रही है। बहुत शुक्रिया साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। और बड़ा अफसोस होता है जब हमें आके बताया जाता है, रियलाइजेशन कराई जाती है कि हमसे कितने मुल्क पीछे थे और वो कहाँ पहुँच चुके हैं। और एक आपको ना आई ओपनिंग होती है, जैसे कि अभी साउथ कोरिया की ये बात कर रहे हैं, I had no idea about that, लेकिन they used to look towards Pakistan for the economic model। बहुत पुरानी बात है, अब कोई नहीं देख रहा हमारी तरफ। थोड़ी सी कोविड की बात कर लेते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर का जोर टूटने का नाम नहीं ले रहा और अमवात एक बार फिर 100 से ज़ायद हो गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 113 अफराद इस वबा के सबब ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। 3084 नए केसेस भी सामने आए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 8% हो गई है, जो कि पहले आपको पता है 9 पॉइंट समथिंग पे कंसिस्टेंट मेरा ख्याल है कि महीनों से थी, उससे ज़्यादा भी हुई थी बीच में। चंद रोज से टेस्ट में कमी के सबब मुस्बत केसेस की असल तादाद भी मशकूक हो गई है। ये भी एक बात की जा रही है कि टेस्ट अब कम हो रहे हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डेज। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कोरोना केसेस और हलाकतों में अब तक कमी देखने में एज सच अगर डेटा निकालें तो हमें इसे कमी नहीं कह सकते हैं कि वाज़ी कमी आई है। तो क्या अब तक तीसरी लहर की पीक आई नहीं है या आपको लग रहा
है कि ये पीक आ गई है और अब डिक्लाइनिंग की तरफ है ग्राफ? देखिए जी, पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल तीसरी वेव के फेज में से गुजर रहा है, मगर ये जो पिछले दिनों में जो कुछ पाबंदियां लगाई गई थी और कुछ सख्तियां की गई थी, उसकी वजह से हमने जो देखा है कि तकरीबन पिछले 2 हफ्ते थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है कि एक प्लेटो सा आया है कि मजीद इजाफा नहीं हो रहा। और पिछले 2 दिन में हमने थोड़ा सा कमी भी देखी है, जिसकी इंडिकेशन ये है कि हॉस्पिटल में बेड्स वगैरह जो हैं उनकी कैपेसिटी अब कम यूटिलाइज हो रहे हैं वो। मगर आइंदा आने वाले दिनों में, खास तौर पे ईद वाले दिनों में इस पीक के साथ क्या होगा, वो लोगों के रवैयों के ऊपर और लोगों की जिम्मेदाराना एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर लोग जिम्मेदारी का सबूत देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो पाबंदियां हुकूमत की तरफ से लगाई गई हैं वो मौसर साबित होंगी और इसमें कमी आएगी। नौशीन साहब, थाईलैंड ने दावा किया है कि पाकिस्तान से आने वालों में कोरोना का भारतीय वेरिएंट पाया गया है। ऑब्वियसली असद उमर साहब ने बड़ी सख्ती से इस बात को तरदीद की है और कहा है कि हो ही नहीं सकता, लेकिन क्या हमें अपने तौर पर चेक करना चाहिए? खुदा ना खास्ता यहाँ भारतीय वेरिएंट निकल आया तो ये एक नई मुश्किल, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं, उनमें एक और एडिशन हो जाएगी। देखिए जी, पाकिस्तान में भी इस वक्त ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग का टेस्ट होता है, जो कि वेरिएंट्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो किया जा रहा है और बहुत सारे शहरों में पाकिस्तान में ये टेस्ट किया जा रहा है। अभी तक हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अंदर यूके वेरिएंट ही प्रीडोमिनेंटली जो है वो पाया जा रहा है। इस चीज़ को भी, ये जो थाईलैंड से रिपोर्ट आई है, इसके बारे में भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है और डिटेल रिजल्ट्स के बाद ही हम कुछ कह सकेंगे। मगर चूंकि वो ट्रेवल कर रहे थे और वो फैमिली वाया दुबई गई है, तो इसलिए ड्यूरिंग ट्रैवलिंग अगर वो एक्सपोज हुए हैं तो वो पॉसिबिलिटी भी जो है वो भी कंसिडर करनी चाहिए। मगर बहरहाल पाकिस्तान इसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद वाज़ेह सूरत हाल सामने आएगी। अच्छा, वैक्सीनेशन का अमल अब कुछ तेज़ नज़र आ रहा है डॉक्टर साहब, मुल्क भर में अब ज़्यादा आप बताएं, एस्ट्राजेनेका लगाई जा रही है या साइनोफार्म? अब भी बताइए, सिर्फ क्या 40 साल से ऊपर वालों की बारी का क्या सोचा है? सिंध ने तो अनाउंस कर दिया, बाकी मुल्क की क्या रिपोर्ट है? देखिए जी, पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही हैं, जिसमें चाइनीज़ साइनोफार्म वैक्सीन है, साइनोवैक वैक्सीन है, कैंसिनो बायो वैक्सीन है, तो ये भी बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हो रही हैं। अभी हमारे पास एस्ट्राजेनेका की 12 लाख डोजेज आई हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं 40 साल से बड़ी उम्र के लिए, इसलिए क्योंकि इस वक्त अभी उसकी रिकमेंडेशन जो आई है वो 40 साल से बड़ी उम्र के लिए लोगों के लिए आई है। मगर बाकी तमाम वैक्सीन जो हैं वो हमारे पास 40 साल से कम उम्र लोगों के लिए अवेलेबल हैं और आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह ताला फाइजर की वैक्सीन की भी डोजेस पाकिस्तान पहुंच रही हैं कुछ ही दिनों में। और फाइजर वो वैक्सीन है जिसका आज ही अप्रूवल मिला है कि वो 12 साल तक की उम्र के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसलिए पाकिस्तान के पास वेराइटी ऑफ वैक्सीन है और वो हर उम्र के ग्रुप के लिए हमारे पास वैक्सीन जो है वो इंशाल्लाह वाफिर मिकदार में मौजूद है। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। चेक के फाइजर कहाँ अवेलेबल है? बिकॉज़ आई नेवर हर्ड, क्योंकि उसकी तो स्टोरेज का भी इशूज़ है ना, क्योंकि वो तो बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर पे स्टोर होती है। बट एनीवे जी, आपने सुन लिया है, बहुत से चॉइसेस हैं वैक्सीनेशन की, करवानी बहुत ज़रूरी है, तो ये सिलसिला प्लीज़ जारी रखिएगा। और ये एस्ट्राजेनेका के बारे में बिला वजह की जो ट्वीट्स और खबरें चल रही हैं ना कि इससे कुछ नहीं हो रहा, यूके में एस्ट्राजेनेका ही लगी है ज़्यादातर और उनकी गुज़श्ता 24 घंटों में 0 डेथ्स बिकॉज ऑफ कोविड रिपोर्ट हुई हैं और देखें क्या हाल था। ऑल्सो कितने डॉक्टरों से हमने बात की है, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है लगवा लें। वैक्सीन का लगवाना ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ कि कौन सी वाली होनी चाहिए। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं इधर। अच्छा जी, कल जो है हुकूमत ने वाज़े कर दिया कि शहबाज शरीफ के जो बाहर जाने का फैसला है उसको तो चैलेंज करना ही करना है, लेकिन एक हुदैबिया मिल्स केस खोलने का भी दोबारा से फैसला किया गया है। रीओपनिंग का, पहले भी ओपन था। हाँ, पहले भी ओपन था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट से सेटल हो गया, इवन उसकी रिव्यू भी उसका जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया। अब क्या हुकूमत इरादा रखती है? बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया है वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब साहब ने। फ़ारूक साहब, हम ये भी सुनते आए हैं कि वज़ीर आज़म को उनके रफ़का ने इस साल मशवरा दिया कि ज़रा परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें और अपोजिशन से कन्फ्रंटेशन ज़रा कम की जाए, लेकिन अब ये जो हालिया वाक़यात हैं और जिस तरह हालिया वाक़यात अनफोल्ड हो रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि ईद के बाद अपोजिशन से कन्फ्रंटेशन कम होगी। इनफैक्ट गर्मा गर्मी पाकिस्तानी सियासत में और बढ़ेगी ही। नहीं, देखिए, बात यह है कि गर्मा गर्मी का तो मामला नहीं है। दो चीजें हैं, वज़ीर आज़म साहब तो पहले कह चुके हैं कि अकाउंटेबिलिटी के ऊपर किसी का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा
उसके अलावा तमाम इश्यूज के ऊपर जो मुल्की सतह के ऊपर कौमी अहमियत के मामलात हैं उनके ऊपर बातचीत हो सकती है। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों ने इक़्तिदार में रहकर माल बनाया है, मुल्क को लूटा है, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है, जिसका डायरेक्टली नुकसान तो पाकिस्तान की अवाम को हुआ है, उनको तो नहीं छोड़ा जा सकता। उनके लिए तो किसी किस्म का कोई एनआरओ तैयार तो नहीं किया जा सकता। अभी किस तरह अच्छा ये हुदैबिया सब कता कलामी की माजरत, लेकिन यहाँ माइंडसेट का मसला ज्यादा लगता है, या फिर बस सोच लिया है कि ये इस केस में कुछ निकलना है तो निकलना है। हाई कोर्ट ने फैसला किया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया, फिर रिव्यू तक बात गई। अगर हुदैबिया पेपर मिल में कुछ होना होता तो शायद पहले ही ऑर्डर आ जाता, या आप लोगों ने सोच लिया है कि इसको दोबारा खोलना है सिर्फ प्रेशर बढ़ाने के लिए, या फिर सोच लिया है कि बाकी सब गलत है और हम सही हैं क्योंकि हमारी टीम ने कह दिया कि इसमें कोई गड़बड़ है? नहीं, देखें, आपका बहुत अच्छा सवाल है, मुझे जरा एक्सप्लेन कर लेने दें। देखें, बात यह है कि जो हुदैबिया केस है ये क्लासिक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और जिसमें शहबाज शरीफ और इसहाक डार, नवाज शरीफ, इन्होंने जिस तरीके से मिल के लोगों की फेक आइडेंटिटी यूज करके पैसा जो है वो मनी लॉन्डर करते रहे और वहां से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए पाकिस्तान में लाते रहे। टोटल ये उस वक्त 1990 की दिहाई का ये मामला है, और उस वक्त का ये 1 अरब 20 करोड़ का जो है वो मामला कितनी बड़ी रकम होगी आप अंदाजा कर लें। और जिस तरीके से ये पैसा पाकिस्तान के अंदर लाते रहे हैं वो दूसरे रखना छुपा नहीं है। अच्छा फारूक हबीब साहब जी, बिल्कुल आप मुझे सुन तो लेना, अब आप अपना सवाल लें, जरा मुझे अच्छा जी बताएं, जरा एक्सप्लेन कर लेने दें। देखिए, मामला ये है कि ये केस कभी टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर फारिग हुआ था, इस केस का कभी ट्रायल ही नहीं हुआ था। जब ये केस नैब ने दायर किया उस वक्त मुशर्रफ से इन्होंने एनआरओ ले लिया, ये बच बचा के निकल गए। 2008 में जब ये आए तो एक सूबे में इनकी हुकूमत आ चुकी थी, पीपल्स पार्टी के साथ मरकज में इनका मुकमुका था। 2013 में जब ये सूबे में भी हुक्मरान थे और मरकज में भी इनकी हुकूमत थी, तो इन्होंने अपने ही एडिशनल अटॉर्नी जनरल को लगाकर, जो इनकी पार्टी का साबका एमएनए था नसीर भुट्टा, और अक्यूज फैमिली भी शरीफ खानदान थी, उस केस को बंद करवा लिया। उस वक्त के जो साबका चेयरमैन थे, चेयरमैन कमर उस्मान, उनके साथ कंप्रोमाइज करके उन्होंने इनको फेवर्स दी। और उसके बाद नैब ने 3 महीने बाद अपील दायर करनी होती है, लेकिन नैब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं की। वो अपील तो जाके 3 साल बाद गई, जब जस्टिस खोसा ने इसके ऊपर फैसला लिया। उन्होंने कहा क्यों नहीं इसके अंदर जो है वो आप शरीफ फैमिली के खिलाफ जो अपील लेके गए। जब वो अपील गई वो भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे फारिग हो गई। अब भी जब क्रिमिनल फौजदारी के जो मुकदमे होते हैं उसमें अगर कोई नया एविडेंस सामने आ जाए तो वो केस दोबारा चलाया जा सकता है और इसकी नए सिरे से जो है वो तहकीकात हो सकती है। जी, लैक ऑफ एविडेंस पे ये डिसमिस हुआ था। लेकिन फारूक हबीब साहब, पूछना आपसे यही है कि नए हकायक जो सामने आए हैं उनके बारे में कुछ बताइएगा, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर एवरीबॉडी। जी देखें, बात ये है जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ क्राइम है वो उसी तरह चल रहा है जो शहबाज शरीफ का जो नैब के सामने केस सामने आया है, जिसमें आप देखें कि 2008 से 2018 तक उनके 7 से 7 अरब में पहुंच गए। टीटियां उनके अकाउंट्स में आती रही। वो लोग मंजूर पापड़ वाला और महबूब रेडी वाला ये कभी लंदन गए ही नहीं, लेकिन इनकी आइडेंटिटी यूज करके इनके नामों से लंदन में अकाउंट खुलवा के पैसे पाकिस्तान आते रहे हैं। वही टीटियों से पैसा जो है वो शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के अकाउंट्स में आता रहा, जिससे ये जायदादें लेते रहे, जिससे ये अपने अखराजात करते रहे, गाड़ियां खरीदते रहे। आपने अपनी कानूनी टीम से मुशावरत कर ली कि किस तरह से क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि इस केस को अब दोबारा से परसू किया जाए, क्योंकि एक दफा ये केस हाईएस्ट लेवल पे जाके सेटल हो चुका है। देखें, बात ये है, फिर मैं आपको कहूँ कि इस केस के दौरान ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो समझने की जरूरत है। इस केस के दौरान ना तो इनकी वरीयत हुई है, ना ही इनको सजा हुई है, ना इक्विटल हुआ है, ना कन्विक्शन हुई है। ये केस टेक्निकल बुनियादों पर क्लोज हुआ था, तो लिहाजा इस केस को जो है वो दोबारा से, यानी शहबाज शरीफ का ट्रायल ही नहीं हुआ था, जो जुर्म उन्होंने किया उसका ट्रायल ही नहीं हुआ, तो लिहाजा इसको शुरू करने के अंदर जो है वो इसकी तहकीकात को किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। हमारी तमाम कानूनी टीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के भी जो फैसले हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी जो है वो आगे कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक मकसद है, एक मकसद क्या है, एक कमिटमेंट है वज़ीर आज़म इमरान खान की जो उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से की हुई है कि जिन्होंने लूटा, पैसा लूटा है, उनके साथ किसी किस्म की कोई रियायत जो है वो बरती नहीं जाएगी। वज़ीर आज़म साहब आज भी अपनी उस कमिटमेंट के ऊपर कायम है। इस पे तो कमिटमेंट पे कायम रहे। वज़ीर आज़म साहब की और बहुत सी कमिटमेंट्स हैं फारूक साहब, उसमें से एक कमिटमेंट पे हम बात कर लेते हैं। अभी आपको पता है कि मुर्गी का फी किलो गोश्त का रेट क्या चल रहा है? ईद सर पर है, लोग अगर ईद पे भी मुर्गी ना पका सकें तो फिर मुझे बताइए कि वो क्या करें। नहीं, बात ये है, हम सिर्फ रेट्स की बात करते हैं, हमें उसके हक़ भी सामने रखना चाहिए।
बात ये है सर, आप आवाम को जाके घर घर हकाइक समझाएंगे जाके? नहीं सर, मैं अभी आपके टेलीविजन से ही हकाइक रखूंगा ना। बात ये है कि पर्सपेक्टिव दोनों तरफ, आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना। पर्सपेक्टिव दोनों सूरतों के आने चाहिए। द थिंग इशू ये है, डिमांड एंड सप्लाई का इशू है। मौसम की सख्ती भी है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो उतनी ज्यादा नहीं हुई। उसके अलावा जो है कुछ उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ी है। उसकी वजह से जो रेट में इजाफा हुआ है उसको गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट कर रही है, और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसका रेट जो है वो नीचे आ जाएगा। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब। जब रेट नीचे आने चाहिए मतलब तब ज़ाहिर नहीं आ रहे, क्योंकि तो मौसम भी बीच में रोल प्ले कर रहा है ना। बाद में मेरी बात सुने, ये ईद पे ही डिमांड होती है, रमजान में ही फलों की डिमांड होती है, उसके बाद तो वैसे ही ठीक हो जाना चाहिए, उसमें आप लोगों को कोई कमाल तो होना नहीं है, लेकिन कुछ दिन में हो जाएगा। और बेसिकली हमारे लिए यही एडवाइस की गई है कि आप बस वेट करें चुप करके। सीनियर तजियाकार मुनीब फारूक हमारे साथ हैं। मुनीब, हुदैबिया मिल्स केस अदालतों में निमट चुका है। अभी हम फारूक हबीब साहब के साथ भी यही बात कर रहे थे। हुकूमत कॉन्फिडेंट है जी कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, तो हुकूमत क्या कानूनी तौर पर अज खुद इसे खोल सकती है या किसी अदालत से रुजू करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया है? इस केस के हवाले से कोई बाकायदा कभी ट्रायल नहीं हुआ। जब ये केस बना, ये रेफरेंस बना सन 2000 के अंदर, उसके बाद फिर शरीफ ख़ानदान की सेटलमेंट हो गई, एक डील हुई जिसके नतीजे में सारा शरीफ फैमिली जो है वो मुल्क से बाहर चली गई। परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, तो पहले 6-7 साल तो कुछ हुआ नहीं। फिर जब वो वापस आए और इक़्तिदार में आए, उस वक्त भी ट्रायल कोर्ट के अंदर ये मामला आगे नहीं चला। ट्रायल कोर्ट ने किसी को समन नहीं किया। मामला फिर लाहौर हाई कोर्ट में आया। लाहौर हाई कोर्ट ने इस रेफरेंस को क्वाश किया, एक रेफरी जज के पास मामला गया। 2014 में ये हुआ, इसहाक डार साहब ने जो अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट थी उससे रिट्रैक्ट किया। 3 साल का अरसा बीच में गुजरा। उस 3 साल के अरसे के अंदर नैब ने कोई अपील इसके हवाले से दायर नहीं की। जब 2017 में अपील फाइनली दायर की गई और जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने 3 मेंबर बेंच था, उन्होंने जब ये बात की और सुनी भी, तो वो बारहा यही पूछते रहे नैब से भी कि एक तो ये कि इस मामले का अभी तक ये इतना पुराना मामला है, ट्रायल क्यों नहीं हुआ इसका, और दूसरा ये कि क्या बेसिस है जिसके ऊपर नैब ये केस दोबारा खोलना चाहता है या इसकी अपील करना चाहता है। ये मामला टाइम बार्ड हुआ, टेक्निकल बुनियादों पर ये मामला ख़त्म हुआ, फिर रिव्यू फाइल किया नैब ने, वो भी रिजेक्ट हो गया। तो कानूनी तौर पर अब नैब तो बादिल नज़र में नहीं नज़र आता कि वो इसके हवाले से कुछ कर सकते हैं। हाँ, हुकूमत के पास इख्तियार बिल्कुल मौजूद है कि वो FIA के ज़रिए अगर कोई फ्रेश एविडेंस है और वो समझते हैं कि है, तो वो इसको इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं। थैंक यू मुनीब फारूक हमें समझाने का। और एक्चुअली बात वही है, टेक्निकल ग्राउंड पे बंद हुआ तो आई गेस ये हो भी सकता है दोबारा। FIA के जरिए इसको अब इन्वेस्टिगेट कराते हैं तो क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं। ब्रेक के बाद मिलिए। वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान, प्रेजेंटेड टू यू बाय 7up। और एक नए कानून की भी बात करेंगे। एंड टू थिंक ऐसे कानून के बनाने की ज़रूरत थी। मुझे तो इस बात पे भी थोड़ा सा दुख ही हो रहा है। क्या कहेंगे जी बुजुर्ग? कौन है जिसने अपने इर्द गिर्द ऐसी कहानियां नहीं सुनी जिसके बाद ये इदराक हो कि ऐसा कानून होना चाहिए था? अच्छा बताएं, आपको बात क्या कर रहे हैं। बुजुर्ग शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत नया कानून ले आई है। वालिदैन को घर से निकालना काबिल सज़ा जुर्म करार दे दिया गया है। मतलब जुर्म, ये तो गुनाह है ऑलमोस्ट एक, कि कैसे इंसान सोच भी सकता है, बट अपेरेंटली हो रहा है ऐसे। सदर आरिफ अलवी ने तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक वालिदैन को घरों से निकालने पर 1 साल कैद, जुर्माना या दोनों सज़ाएं दी जा सकेंगी। घर बच्चों की मलकियत होने या किराए पर होने की सूरत में भी वालिदैन को नहीं निकाला जा सकता। घर वालिदैन की मिल्कियत हो तो बच्चों को घर से निकालने का इख्तियार वालिदैन को होगा। दरअसल मुल्क भर से औलाद की जानिब से वालिदैन पर जिस्मानी तशद्दुद के वाक़यात सामने आ रहे थे। इमेजिन, माशरे में बुजुर्ग शहरियों
भाइयों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ऑर्डिनेंस अहम कदम साबित हो सकता है। हम किसी भी ओल्ड एज होम में जाके देख लें और उन बुज़ुर्गों की कहानियाँ सुन लें तो आप लरस जाएँ, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि ना सिर्फ इनको इनके घरों से निकाल दिया जो इनके घर थे, और इनको मार पीट का और तशद्दुद का निशाना भी बनाती रही हैं इनकी औलादें। बानी बिनते फातिमा ओल्ड एज होम फरजाना शुएब साहिबा हमारे साथ मौजूद है। फरजाना साहिबा, हुकूमत जो नया कानून लाई है उसका मकसद तो ये है कि वालिदैन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करा जाए। अब इनके बच्चे इनको घरों से बेदखल कर देते हैं। आपके पास कितने लोग ऐसे आते हैं जिनकी ऐसी ही कहानियाँ होती हैं? हाँ, गवर्नमेंट ने तो अपनी फ़र्ज़ अदाई कर दी है कानून नाफज करके, लेकिन अमल करना अब ना हमारा काम है। औलाद तो ज़बरदस्ती छोड़ के जाती है या ज़बरदस्ती निकालती है, और बुरे माँ बाप जो होते हैं वो कमज़ोर हो गए होते हैं, तो वो बेचारे करेंगे क्या, कहाँ धक्के खाएंगे, कौन से थाने कोर्ट कचहरियाँ वो कहाँ जाएंगे अपना हक मांगने के लिए। ये फ़र्ज़ रियासत का है, और अगर रियासत इस पे कागजी कार्रवाई तो हो गई, लेकिन अमल दरामद करना उसका भी तो कोई हल निकाल लेना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वैसे एक बात है जो हम लोगों को एक तकलीफ पाकिस्तान में होती है ना, लोग क्या कहेंगे, एक लाइन होती है कि कुछ भी कर लो, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़के वहाँ नहीं जा सकते, मतलब हर चीज़ में लोग क्या कहेंगे। तो इस चीज़ में लोग क्या कहेंगे नहीं आता कि अगर आप अपनी माँ बाप को मार रहे हैं और निकाल रहे हैं घर से बाहर तो लोग क्या कहेंगे, मतलब इसमें भी सोचना चाहिए। विच टेल्स यू कि व्हेन पीपल डोंट वांट टू थिंक दे डोंट थिंक। ये आपसे पूछना चाहूँगी फरजाना साहिबा कि ओल्ड एज होम्स में जो लोग मौजूद हैं, आप लोग तो उनका ख्याल रखते हैं ही होंगे ऑब्वियसली, लेकिन उनके अपने बच्चे रिश्तेदार वगैरह क्या वो भी मिलने आते हैं, ख्याल रखते हैं उनका? नहीं, ख्याल क्या रखना है, अगर इतना ही ख्याल रखना होता तो घर से निकाले क्यों। क्या इनके लिए घर में एक चारपाई नहीं है, इनके लिए घर में 3 टाइम का खाना नहीं है। ये लोग तो खाना भी कम खाते हैं, ये लोग तो घर में इतना चलते फिरते भी नहीं है, इतना तंग भी नहीं करते। अगर ये हम लोग गैर हमारे पास आके ये इतने सुकून से रह रहे हैं तो क्या अपनों के साथ नहीं रह सकते? मिलना तो बड़ी दूर की बात है, मिलना तो बड़ी दूर की बात है। फरजाना साहब, एक कानून बनने से तमाम मसाइल ज़ाहिर हल नहीं होंगे। आपने भी अभी कहा कि हुकूमत ने तो अपना काम कर दिया। ओल्ड एज होम्स में मौजूद अफराद और वो जो ओल्ड एज होम्स में नहीं पहुँच पाते, इन सब के लिए भी माशरे को कुछ ना कुछ तो करना होगा। हुकूमत और माशरा क्या कर सकता है ऐसे लोगों के लिए? कुछ हमें गाइड करें ताकि सब मिल के कोई हिस्सा डाल सकें, कोई किरदार अदा कर सकें। मैं तो पहले भी कहती हूँ कि हमें अल्लाह पाक ने दुनिया में ऐसे नहीं भेजा हुआ, हमें किसी मकसद के लिए भेजा हुआ है, और हम लोग अपने हकूक़ जो हमारे इर्द गिर्द अपनों के लिए अल्लाह पाक ने बनाया, हमें उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये कि हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए, अपने हिस्से की नेकियां छीननी चाहिए ताकि हमारे हाथ खाली ना हो और हम लोग सर उठा के दुनिया में जिए कि हम लोग कुछ करने आए थे और कुछ करके अपने साथ लेके जा रहे हैं। एक मिसाली ज़िंदगी बनानी चाहिए हमें, और हमें बुजुर्ग क्या बच्चों के साथ, यतीमों के साथ, बेवा औरतों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और अच्छी मिसाल बनानी चाहिए अपने लिए, ताकि हम लोग दुनिया से जब जाएं तो दुनिया याद करे। बहुत शुक्रिया फरजाना शोएब आपका हमसे बात करने का, लेकिन इस बात पे बात ज़रूर होनी चाहिए कि कितनी मुश्किलात में गुज़र के माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो भी उनको चाहिए वो दिलाते हैं, जो भी उनकी ख्वाहिशात हों वो पूरी करते हैं, और जब वो बच्चे कुछ बन जाते हैं फिर वो एम्बेरस होना स्टार्ट हो जाते हैं अपने उन बूढ़े माँ बाप से और घर से निकाल लेते हैं। और अक्सर ये इल्ज़ाम बहुओं पे डाला जाता है कि उनकी वजह से नहीं हुआ। नॉट एट ऑल, ये आदमी की ये डिसीजन होती है। अगर माँ बाप उसके घर से निकाले जा रहे हैं तो हाउ कम उस पर कोई से नहीं थी कि सारा मलबा जो है वो बहुओं पे फेंक दिया जाए। अगर वो लड़का वो आदमी ना चाहे कि उसके माँ बाप से कोई ऊंची भी आवाज़ में बात कर सके, लेट अलोन कि उन्हें घर से निकाल दिया जाए, तो कोई उसके वालिदैन को ना हर्ट कर सकता है, तो ना उनकी रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, और ना उन्हें घर से निकाला जा सकता है। प्लीज थिंक अबाउट दिस एंड
मतलब इसमें जो वो लोग क्या कहेंगे ना कहें, लोगों को मिल के सारों को, ये वो चीज़ें हैं, ये वो मौके हैं जहाँ पूरे मोहल्ले को बोलना चाहिए। तो बाकी चीज़ों में तो हम मना करते हैं ना कि डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल से, इसमें प्लीज़ डू दैट, पॉइंट आउट पीपल अगर आपके मोहल्ले में कोई ऐसा कर रहा हो। अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक अच्छी खबर जो नौजवानों से मुताल्लिक ही है। पाकिस्तानी नौजवान अगर ठान लें तो खुद अकेले कुछ कर भी लेते हैं, और ऐसे ही हैं शहरोज़ काशिफ, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट जनाब सर की है, एंड ही इज़ द यंगेस्ट माउंटेनियर टू सबमिट माउंट एवरेस्ट। मुझे ना हंसी ये आ रही है मुझे कि इन्होंने सोचा और कर भी लिया। ही इज़ ओनली 19 years old। थिंक अबाउट दैट। हम आपसे कल मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।